सुबह का वक्त है, पर सूरज का कहीं पता नहीं। पूरा गांव सफेद कोहरे की चादर में लिपटा है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। गांव के बीच वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी सी आग जल रही है, जहां काका, शंभू और हरिया बैठे हैं। सब ने पुराने लोई ओढ़े हुए हैं। साल का सबसे ठंडा महीना, और ये सुबह ऐसी थी मानो वक्त जम गया हो। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ वही लोग बाहर थे जिन्हें या तो पेट की भूख खींच लाई थी या ठंड से बचने की जिद। अरे शंभू, जरा 2 लकड़ी और डाल इसमें। ये आग भी ठंड के आगे दम तोड़ रही है। आज तो लगता है सूरज देवता ने भी छुट्टी ले ली है। सही कहा काका। मैंने सुबह कुएं से पानी निकालने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे पानी नहीं, पिघली हुई बर्फ है। हाथ एकदम सुन्न नम हो गए। आज तो बैलों को भी खेत ले जाना पाप होगा। बैलों की छोड़ो शंभू, यहाँ इंसान का बुरा हाल है। मेरे घर की दीवारें ठंडी होकर पत्थर बन गई हैं। रात भर छोटू की माँ और बच्चे एक ही कंबल में दुबक कर बैठे रहे। गर्मी के लिए बस वो पुरानी अंगीठी है, पर कोयले के दाम तो आसमान छू रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है हरिया। इस बार की ठंड तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। कल रात मैंने देखा, खेत की मेड़ पर जो ओस गिरी थी वो सुबह तक बर्फ की परत बन गई थी। अगर 2-3 दिन और ऐसा ही रहा तो फसल भी मारी जाएगी। फसल मारी गई तो हम क्या खाएंगे काका? पिछले साल बारिश ने डुबा दिया, इस बार ये ठंड मार डालेगी। अरे वो देखो, माधव आ रहा है। इतनी ठंड में भी इसने हिम्मत नहीं हारी। राम राम काका, राम राम भाइयों। राम राम माधव बेटा, आओ थोड़ी आग सेक लो। इतनी सुबह कहाँ निकल पड़े? मैं क्या करूं काका, घर में बच्चा भूखा है। कल रात सावित्री ने कहा कि घर में सिर्फ एक मुट्ठी अनाज बचा है। अगर आज काम नहीं ढूंढा तो कल चूल्हा नहीं जलेगा। काम? माधव भाई, इस मौसम में कौन काम देगा? सेठ धनीराम ने तो कल ही कह दिया कि जब तक धूप नहीं निकलती कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। सब लोग घरों में दुबके बैठे हैं। पर हरिया भाई, गरीब के लिए तो ठंड और गर्मी सब एक बराबर है। भूख तो मौसम देखकर नहीं लगती ना। मैं सोच रहा हूँ शहर की तरफ जाऊं, शायद वहां कोई कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाए। शहर की राह मत पकड़ो माधव। रास्ते में कोहरा इतना है कि 2 हाथ दूर का दिखाई नहीं देता। कहीं कोई हादसा हो गया तो परिवार का क्या होगा? रुको, थोड़ा माहौल खुलने दो। वैसे माधव, तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी पत्नी सावित्री हिम्मत वाली है। कल मेरे घर के सामने से गुजर रही थी, ठंड में भी सूखी लकड़ियां चुनकर ले जा रही थी ताकि तुम्हारे लिए चाय बना सके। हाँ शंभू, वही तो मेरी ताकत है। पर कब तक उसे ऐसी तकलीफ में देखूंगा? कभी कभी लगता है कि ये ठंड सिर्फ हम गरीबों की हड्डियां गलाने के लिए आती है। अमीर तो रुई के गद्दों में सो रहे हैं। चौक पर बैठकर ये मजदूर अपने दुख बांट रहे थे। हर एक लफ्ज के साथ उनके मुंह से निकलने वाला धुआं उनकी मजबूरी की गवाह दे रहा था। ये सिर्फ एक मौसम की ठंड नहीं थी, ये उनके जीवन की कठिनाइयों का इम्तिहान था। अच्छा सुनो, उदास मत हो। सब लोग मिलकर थोड़ी और आग जलाते हैं। माधव, तुम फिक्र मत करो। अगर काम नहीं मिला तो हम सब मिलकर कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। आपका आशीर्वाद है काका, पर बैठने से पेट नहीं भरेगा। मैं एक बार सेठ जी की हवेली हो आता हूँ, क्या पता आज उनका मन पिघल गए। गांव के एक कोने में बनी ये झोंपड़ी सिर्फ 4 दीवारी नहीं थी, ये एक इम्तिहान था। माधव के घर में आज चूल्हा नहीं, सिर्फ उम्मीद जल रही थी। सावित्री की आंखों में ठंड से ज्यादा डर था, डर अपने बच्चे के बीमार पड़ने का। बस थोड़ा सा और सब्र कर बेटा, तेरे पिताजी आते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही। माँ, बहुत ठंड लग रही है। क्या हम सूरज को घर के अंदर नहीं बुला सकते? बाहर तो वो बहुत गर्म होता है ना। सूरज बहुत बड़ा है बेटा, हमारी छोटी सी झोपड़ी में नहीं आएगा, पर पिताजी गरमत लाएंगे। देखना, आज वह तेरे लिए गजक भी लाएंगे। आप आ गए? इतनी देर हो गई। मैं बहुत चिंता कर रही थी। कुछ काम मिला? सेठ ने कुछ कहा? काम तो मिला सावित्री, पर इंसानियत नहीं मिली।
सेठ ने दिन भर हड्डी गलाने वाली ठंड में काम करवाया और जब पैसे देने की बारी आई तो आधी मजदूरी हाथ में थमा दी। आधी मजदूरी? पर क्यों? क्या काम ठीक से नहीं किया? काम तो मैंने पूरी ईमानदारी से किया, पर सेठ कहता है कि ठंड की वजह से काम धीरे हुआ है। उसे कौन समझाए कि जब हाथ सुन हो जाएं तो कुल्हाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है। ये अमीर लोग हमारा खून चूस कर अपनी हवेलियों को गर्म रखते हैं। हमारे बच्चे बीमार पड़े या भूखे सोए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये शंभू ने दिया है छोटू के लिए। उसे थोड़ा थोड़ा खिला देना, उसकी खांसी में आराम मिलेगा। शंभू भाई का भला हो, इंसान ही इंसान के काम आता है। ये सेठ साहूकार तो बस पत्थर है। माधव ने देखा कि सावित्री ने खुद एक पतली सी सूती साड़ी पहनी हुई है और वो कांप रही है। उसने अपनी पुरानी चादर उतारी और सावित्री के कंधों पर डालने लगा। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप भी तो ठंड में बाहर से आए हैं, आपको इसकी जरूरत है। मुझे गर्माहट मिल गई सावित्री, जब मैंने देखा कि तुम मेरे बिना कहे घर की जिम्मेदारी संभाले बैठी हो। मैं मर्द हूं, सह लूंगा, पर तुम बीमार पड़ जाई तो ये घर बिखर जाएगा। हम कब तक ऐसे ही चलेंगे? आज आधी मजदूरी मिली, कल शायद वो भी न मिले। छोटू की तबीयत बिगड़ रही है और घर में अनाज का एक दाना नहीं है। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ ये बर्फीली रातें ही लिखी है? नहीं सावित्री, मैंने आज काका से बात की है। अब मैं दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कब तक हम सेठ धनीराम की रहम पर जिएंगे? मैंने फैसला किया है कि हम अपना कुछ शुरू करेंगे। अपना कुछ? पर हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। बीज खरीदने के पैसे नहीं, जमीन हमारी नहीं, हम क्या करेंगे? काका ने सही कहा था, तुम्हारे हाथों में जादू है। इस ठंड में हर किसी को गर्माहट चाहिए। हम घर में गाजर का हलवा और अदरक वाली चाय बनाएंगे और चौक पर ठेला लगाएंगे। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है उससे हम गाजर और दूध ले आएंगे। हलवा? पर क्या लोग हमारा हलवा खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? इस बर्फीली हवा में जब लोग गरम हलवे की खुशबू सूंघेंगे तो अपने आप खींचे चले आएंगे। बस तुम्हारी हिम्मत चाहिए। मेरा साथ हमेशा आपके साथ है। अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान भी रास्ता दिखाएगा। छोटू को मैं कल सुबह तक ठीक कर लूंगी, फिर हम दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे। ये ठंड हमें डराने की कोशिश कर रही है सावित्री, पर अब हम डरेंगे नहीं। कल की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। एक तरफ वो झोपड़ी थी जहां उम्मीद की लौ मध्यम थी, और दूसरी तरफ ये हवेली जहां गर्माहट तो बहुत थी पर इंसानियत की नमी खत्म हो चुकी थी। माधव यहाँ भीख मांगने नहीं, अपना हक मांगने आया था। सेठ जी प्रणाम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है इतनी सुबह सुबह? अरे रामू, देख दरवाजे पर कौन सा भिखारी आ गया है। सेठ जी, ये तो माधव है, वही मजदूर जिसने कल खेत में काम किया था। आने दो, पता नहीं ये गरीब चैन से सोने भी देंगे या नहीं। माफ कीजिए अगर मैंने आपकी नींद में खलल डाला, पर कल की मजदूरी वो 100 रुपए बहुत कम थे सेठ जी। इतनी ठंड में पूरा दिन पानी में खड़े रहकर काम किया, मेरी हड्डियां अभी तक अकड़ रही हैं। अरे माधव, तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे तूने मुझ पर एहसान किया हो। देख रहा है बाहर कितना कोहरा है, लोग घरों से नहीं निकल रहे। मैंने तुझे काम दिया, ये क्या कम है? और रही बात 100 रुपए की, तो आधा दिन तूने बैठकर आग सेकी थी, मैंने सब देखा है। नहीं सेठ जी, मैंने एक पल भी आराम नहीं किया। मेरी पत्नी बीमार है, बच्चा ठंड से कांप रहा है। कम से कम पूरी दिहाड़ी तो दे दीजिए। 200 रुपए का वादा था आपका। वादा वादा धंधे में नहीं चलता माधव, धंधे में चलती है मुनाफा। अगर तुझे लगता है 100 रुपए कम है तो मत किया कर काम। जा किसी और सेठ के पास जा, देखूं कौन तुझे इस ठंड में मुंह लगाता है। सेठ जी, बेचारा बहुत दूर से आया है। तू अपना काम कर, ज्यादा तरस आ रहा है तो अपनी तनख्वाह में से दे दे इसे। मैंने सुना था सेठ जी कि आप अमीर हैं, पर आज पता चला कि आप बहुत गरीब हैं। इतने गरीब कि एक मजदूर की मेहनत के 100 रुपए भी आपके पेट में दर्द कर रहे हैं। जबान संभाल कर बोल माधव, मेरी हवेली में खड़े होकर मुझे ही आंख दिखा रहा है। अभी के अभी निकल यहां से,
और याद रखना, अब इस गांव में कोई तुझे काम नहीं देगा। तू भूखा मरेगा, तेरा परिवार सड़क पर आएगा। भूखा मरना मंजूर है सेठ जी, पर आपकी गुलामी अब नहीं होगी। आपको लगता है कि आप इस गांव के भगवान हैं? याद रखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज ठंड है तो आप हीटर के पास बैठे हैं, कल जब धूप निकलेगी तो सबसे पहले आपका ये घमंड ही पिघलेगा। माधव के शब्दों में वो गर्माहट थी जो सेठ के हीटर में भी नहीं थी। वो बिना 100 रुपए लिए वहां से पलट गया। उसका सर ऊंचा था पर दिल भर आया था। जा, देखता हूं कल तेरा चूल्हा कैसे जलता है। भीख मांगते हुए मेरे ही दरवाजे पर आएगा तू। माधव हवेली से बाहर निकलता है। सूरज की एक हल्की किरण कोहरे को चीरकर उसके चेहरे पर पड़ती है। वो अपनी पतली चादर को कसता है और पीछे मुड़े बिना चलने लगता है। नहीं माधव, अब रोना नहीं है। अब दिखाना है कि एक मजदूर के हाथ सिर्फ कुल्हाड़ी चलाना नहीं, अपना किस्मत लिखना भी जानते हैं। रात का वक्त है। झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा जला है। सावित्री बड़ी कढ़ाई में गाजर घिस रही है और माधव दूध चला रहा है। दोनों की आंखों में ठंड की वजह से नींद है, पर होठों पर एक नई मुस्कान। रात गहरी थी, ठंड और भी खतरनाक, पर माधव की झोपड़ी में आज कुछ नया पक रहा था। ये सिर्फ गाजर का हलवा नहीं था, ये सेठ धनीराम के घमंड का जवाब था। अजी सुनते हो, ये आखिरी गाजर बची है, इतना हलवा काफी होगा ना? हाँ सावित्री, पहला दिन है, इतना भी बिक गया तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा। देखो, दूध गाढ़ा हो गया है, अब इसमें चीनी और थोड़ी इलायची डाल दो। इसकी खुशबू गांव के चौक तक पहुंचनी चाहिए। खुशबू तो इतनी अच्छी है कि सोए हुए छोटू ने भी नींद में मुंह चलाना शुरू कर दिया है। बस डर ये है कि क्या लोग सेठ के डर से हमारे पास आएंगे? सावित्री, ठंड किसी का डर नहीं मानती। जब पेट में भूख और शरीर में ठंड होगी तो लोग सेठ को नहीं, गर्माहट को ढूंढेंगे। बस तुम खुद पर भरोसा रखो। माधव ने एक पुराना लकड़ी का ठेला ढूंढा है, उसे साफ करके उस पर सफेद कपड़ा बिछाया है। गर्म हलवे से धुआं निकल रहा है और बगल में अदरक वाली चाय उबल रही है। माधव और सवित्री चौक पर खड़े हैं। लोग दूर से देख रहे हैं, पर कोई पास नहीं आ रहा। सावित्री, आधा घंटा हो गया, लोग देखकर निकल रहे हैं, पर कोई रुक नहीं रहा। शायद सेठ ने पहले ही सबको डरा दिया है। हिम्मत मत हारिए, देखिए काका आ रहे हैं। अरे माधव, ये कैसी खुशबू फैलाई है तूने? मेरी नाक तो ठंड से बंद थी, पर इस हलवे की महक ने तो फेफड़े खोल दिए। जरा एक प्लेट देना तो बेटा। जरूर काका, ये लीजिए, सावित्री ने अपने हाथों से बनाया है। वाह, मान गए सावित्री बेटी। इतना स्वादिष्ट हलवा तो शहर की बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलता। गरम है, मिठास बिल्कुल सही है। अरे ओ शंभू, ओ हरिया, कहाँ दुबके बैठे हो? आओ और देखो माधव ने क्या चीज बनाई है। काका कह रहे हैं तो बात में दम होगा। माधव भाई, मुझे भी एक प्लेट दो और एक गिलास कड़क चाय भी। मुझे भी। आज तो खेत जाने से पहले शरीर गर्म करना ही पड़ेगा। 1, 2 और फिर देखते ही देखते ठेला ग्राहकों से घिर गया। सावित्री जल्दी जल्दी हलवा परोस रही थी और माधव चाय निकाल रहा था। लोगों के चेहरों पर जो सुकून था, वो देखकर माधव की सारी थकान मिट गई। भाई मजा आ गया, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चाय। कल से तो हम रोज यहीं आएंगे। आप लोगों का प्यार है भाइयों, हम हमेशा ताजा और साफ सुथरा ही खिलाएंगे। दूर खड़ा सेठ धनीराम का नौकर रामू ये सब देख रहा है। वो थोड़ा डरता है, पर हलवे की खुशबू उसे अपनी तरफ खींचती है। माधव, वो क्या मुझे भी एक प्लेट मिल सकती है? बहुत भूख लगी है। क्यों नहीं रामू भाई, आप तो हमारे अपने हैं। ये लीजिए, खूब मजे से खाइए। उस दिन माधव ने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने अपना खोया हुआ सम्मान वापस कमाया। पर उसे नहीं पता था कि दूर खड़ा सेठ धनीराम ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा है। इतनी हिम्मत! कल तक जो मेरे पांव पड़ता था, आज पूरे गांव को खिला रहा है। माधव, तेरा ये हलवा तेरे लिए जहर बन जाएगा, देख लेना। लोग तेरा हलवा बहुत शौक से खाते हैं ना माधव,
कल जब यही लोग पेट दर्द से तड़पेंगे तो तेरा वही हलवा तेरे लिए मौत का पैगाम बन जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सेथ धीरे धीरे वो नीला केमिकल गजरों पर छिड़कता है और उन्हें मिला देता है। रामू, ओ रामू, ये गलार। जी सेठ जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो, ये गजरे चुपचाप माधव के थैले के पीछे रखे ढेर में मिला दे। अगर किसी को पता चला तो तुझे और तेरे परिवार को गांव से निकलवा दूंगा, समझा? पर सेठ जी, ये तो पाप है, लोग बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा धर्म कर्म मत सिखा, जा अपना काम कर। अगली सुबह है। माधव और सावित्री बहुत खुश हैं। उन्हें नहीं पता कि गाजरें बदल दी गई हैं। लोग हमेशा की तरह लाइन में खड़े हैं। लीजिए सरपंच जी, आज का हलवा तो और भी लाल और रसीला बना है, खाकर देखिए। वाह माधव, तेरी मेहनत रंग ला रही है। स्वाद थोड़ा अलग है पर अच्छा है। सब ने मजे से हलवा खाया। माधव ने सोचा आज की कमाई से वो छोटू के लिए नए कपड़े खरीदने जाएगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। अचानक सरपंच जी अपना पेट पकड़कर बैठ जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ने लगता है। एक और आदमी रोने लगता है। उफ, मेरे पेट में बहुत तेज जलन हो रही है। माधव, तूने क्या मिलाया है इसमें? मुझे चक्कर आ रहा है। माधव, तूने हमें जहर दे दिया। सरपंच जी, शंभू भाई, मैंने कुछ नहीं किया। सावित्री ने वही पुराने तरीके से बनाया है। हमें माफ कीजिए, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, ये गरीब लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। इनका हलवा नहीं, ये तो मौत का सामान है। देखो सरपंच जी की हालत। माधव, तूने गांव वालों के भरोसे का खून किया है। हाँ, सेठ जी सही कह रहे हैं। इसका ठेला तोड़ दो, इसने हमें बीमार कर दिया। दुहाई है सरपंच जी, हम गरीब हैं पर कातिल नहीं। हमें वक्त दीजिए, हम सबूत लाएंगे। कैसा सबूत? सबूत तो लोगों की बीमार हालत है। चलो इसे जेल में डालो। माधव का सपना टूटकर बिखर चुका था। जो लोग कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे, आज वही उसके दुश्मन बन गए थे। सेठ धनीराम की आंखों में जीत की चमक थी, पर वो भूल गया था कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। गांव की पंचायत बैठी है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। सरपंच के सर पर पट्टी बंधी है और वो कमजोर लग रहे हैं। माधव और सावित्री बीच में खड़े हैं, उनके हाथ जुड़े हुए हैं। सेठ धनीराम गर्व से सरपंच के बगल में बैठा है। गांव वाले गुस्से में बड़बड़ कर रहे हैं। माधव, तुमने हमारे विश्वास को चोट पहुंचाई है। गांव के 10 लोग बीमार हैं। इसका जुर्माना तुम कैसे भरोगे? सरपंच जी, मैं फिर कहता हूँ, मैंने कोई मिलावट नहीं की। मैं तो वही गजरे लाया था जो मैंने स्टोर रूम में रखी थी। झूठ, सब झूठ है सरपंच जी। ये गरीब लोग पैसों के लालच में पुरानी और सड़ी हुई गजरें इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और हमारी जान से ना खेले। सेठ जी, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमने तो सब कुछ साफ रखा था। भगवान से डरिए। चुप कर औरत, भगवान ने ही तो तुम्हारा पर्दाफाश किया है। तभी भीड़ को चीरते हुए काका आगे आते हैं। उनके साथ वही डॉक्टर हैं जिन्होंने बीमार लोगों का इलाज किया था। ठहरिए सरपंच जी, फैसला करने से पहले सच्चाई जान लीजिए। वैद्य जी, बताइए आपको जांच में क्या मिला? सरपंच जी, लोगों को पुराने खाने से बीमारी नहीं हुई है। उनके पेट में एक खास तरह का नीला केमिकल मिला है जो अक्सर खेती में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोई हादसा नहीं, ये किसी ने जानबूझकर मिलाया है। तो इसका मतलब है माधव ने ही वो केमिकल मिलाया होगा ताकि हलवा ज्यादा लाल दिखे। नहीं सेठ जी, माधव के पास वो केमिकल कहाँ से आएगा? वो तो महंगा मिलता है। पर मैंने कल रात आपकी हवेली के पीछे वही नीली शीशी देखी थी, और सिर्फ मैंने नहीं, रामू ने भी देखी थी। रामू, तू पागल हो गया है? सरपंच जी, ये सब मिले हुए हैं। रामू, सच सच बताओ, वरना तुम्हें भी सजा मिलेगी। क्या तुमने कुछ देखा? मुझे माफ कर दो माधव भाई। सरपंच जी, सेठ जी ने मुझे डराया था।
उन्होंने ही मुझे वो केमिकल वाली गजरे माधव के ढेर में मिलाने को कहा था। मैंने पाप किया है, पर मैं डर गया था। सच्चाई सामने आते ही गांव वालों का गुस्सा माधव से हटकर सेठ धनीराम पर निकल पड़ा। सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया था। धनीराम, तुमने सिर्फ माधव का घर नहीं उजाड़ा, तुमने पूरे गांव की जान खतरे में डाली। तुम्हारा ये घमंड और लालच तुम्हें ले डूबा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं बहक गया था। मैं सबका इलाज का खर्चा दूंगा। इलाज का खर्चा तो तुम दोगे ही, साथ ही तुम माधव को उसके टूटे हुए ठेले और बदनामी का हर्जाना 10,000 रुपए दोगे और अगले 1 साल तक गांव के हर गरीब को मुफ्त राशन बांटोगे। अगर नहीं तो हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। माधव भाई, आज हलवा थोड़ा ज्यादा देना, जीत की खुशी में। जरूर शंभू भाई, आज सबके लिए मिठास दुगनी है। देखा माधव, ठंड कितनी भी बर्फीली क्यों ना हो, सच्चाई की गर्माहट उसे पिघला ही देती है। सही कहा काका, हमें तो लग रहा था सब खत्म हो गया, पर मेहनत का फल कभी कड़वा नहीं होता। दोस्तों, माधव की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे पहाड़ जैसी हों, अगर हौसला बुलंद हो और नीयत साफ तो हर बुरा वक्त निकल जाता है। सेठ का घमंड पिघल गया और माधव की ईमानदारी गांव की मिसाल बन गई।